हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलाइव। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम महाजनपद के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। साथ ही में हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल सिस्टम, देन हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस प्रैक्टिस को। क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू लास्ट क्लास का ले लेते हैं। यदि हम लास्ट क्लास की बात करते हैं तो हमने देखा किस तरीके से महाजनपद उभर कर आते हैं और उनका सोर्सेज देखा कि कहाँ से सोर्स मिले। उसमें पाया गया कि 16 महाजनपद ये बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। उसमें से एक ग्रेट पावरफुल किंगडम देखा जिसको हमने मगध के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। देन हमने देखा था कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हुआ करती थी महाजनपदों की, जिसमें हमने पाया कि इनके द्वारा रिपब्लिकन राष्ट्र पर फोकस किया गया, रिपब्लिक स्टेट डेवलप किए गए। जबकि हमने वैदिक पीरियड में देखा था कि किंगशिप कैसी हो गई थी, हेरिडेटरी हो गई थी, यानी उसमें डिक्टेटरशिप कहीं कहीं पर इन्वॉल्व थी। तबकि यहाँ पे रिपब्लिक हो गई। दैट्स मीन कि अब किंग जो बनेगा वो किस कैसे बनेगा, थ्रू इलेक्शन के, यानी पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होगा अब किंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। साथ ही में हमने देखा कि मगध के ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिनके द्वारा रूल किया गया। यदि इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने हर्यक डायनेस्टी देखी थी। आफ्टर दैट हमने शिशुनाग डायनेस्टी देखी थी और लास्ट में नंद डायनेस्टी के द्वारा इस पर शासन किया गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम इनका इकोनॉमिक सिस्टम। यदि इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पीपल किस तरीके से सर्वाइव किया करते थे। तो मोस्ट ऑफ पीपल विलेजों में रहा करते थे। हालांकि पहले की तुलना में कई सारे विलेज और बनाए गए क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। ठीक ठीक है, यदि हम इन विलेजों के कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रोड एंड वाटरवेज के थ्रू कनेक्ट होते थे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती थी रिवर्स। इन विलेज का हेडमैन के रूप में देखा जाता, जिसे मुखिया कहा जाता था, जो कि किंग एंड पीपल्स के बीच में एक मीडिएटरशिप प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करवाता है। इसी समय पे कई सारी इंपॉर्टेंट सिटियां भी देखने को मिली है, जिसमें हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी उज्जैनी, जो कि मालवा वाले रीजन में फाउंड ये पाई गई थी, लोकेटेड है। देन बात करते हैं प्रतिष्ठा, जो कि नॉर्थ दक्कन वाले रीजन में देखने को मिली। भृगु कच्छ, जो आज के भरूच जिसे बोलते हैं, यानी गुजरात में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है के रूप में देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं ताम्रलिप्ति, जो कि गंगा डेल्टा का एक इंपॉर्टेंट शहर था। ठीक है, उसी तरीके से पाएगी आपको श्रीवास्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। चंपा, जो कि बिहार में देखने को मिली। राजगिरी, जो भी बिहार में देखने को मिली। हमने देखा था कि ये कैपिटल भी थी। बताइए, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कौन से एम्पायर की किंग कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, अयोध्या, जो कि आज के राम मंदिर के रूप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं कि इन सिटीज के आसपास में कुछ टाउन्स भी डेवलप होते हैं, छोटे छोटे टाउन डेवलप होते हैं, जो कि क्राफ्ट एंड ट्रेड के सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, जिन्हें कैपिटल ऑफ एम्पायर के रूप में भी देखा जाता था। यदि वही बात करते हैं हम इनके ट्रेड सिस्टम की, कि इनका ट्रेड सिस्टम कैसा हुआ करता था, तो ट्रेड सिस्टम में हमने देखा कि लास्ट के फेज में ट्रेड के रूप में डेवलप होती थी। सबसे पहले क्लॉथ्स देखने को मिलते थे, जिसमें कॉटन और बुल्स देखने को मिली थी। ठीक है, उनके कपड़े बनाए जाते थे, उनके कपड़े बुने जाते थे। ठीक है, कॉटन एंड यर्न आपको देखने को मिलेगा, उनके कपड़े बनाए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग विलेजेज में कपड़े बनाए जाते, कहीं पे पोइट्रीज डेवलप होती थी, कहीं पोइट्रीज नॉर्मल पाई जाती थी, कहीं पे पेंटेड पोइट्रीज पाई जाएगी आपको। ठीक है, वहीं पे कहीं पे वेपन्स डेवलप किए जाएंगे अलग अलग विलेजेज में। अब जहाँ पे भाई रिसोर्सेज, जिस तरीके का रिसोर्सेज अवेलेबल, उसी तरीके की चीजें डेवलप होगी। तो इस तरीके से ये चीजें थी जो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेज में हमको देखने को मिलेगी। तो इनको क्या करते थे, इनको ट्रेड के लिए पहले ये टाउन्स होते थे, इन टाउन में लाया जाता था। तो इसके लिए जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अलग अलग गांव से लाके इनको एक जगह पे एकत्रित करते थे, या सेंटर पे लाके इनको स्टोर किया जाता था। आफ्टर दैट उनको जहाँ पे उनकी नीड होती थी वहां पे उनको स्प्रेड किया जाता था या सेल किया जाता था। इस तरीके से इनका ट्रेड सिस्टम चला करता था।
तो अब से पहले हमने देखा जो ट्रेड हुआ करता था वो किस तरीके का देखने को मिला, हमें वाटर सिस्टम पर डिपेंड था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु आपको मिलती थी। लेकिन इस समय पे इसको और भी इजी बना दिया गया, क्योंकि इसमें भी काफी सारी समस्याएं देखने को मिली थी। जैसे कि हमने बात की थी कि भाई किसी नीडी पर्सन को कोई चीज की नीड है और उसके पास बदले में देने का कुछ नहीं है। हालांकि उसका भी इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि कुछ उधार दिया जाता था, लेकिन ये हर स्थिति में या एवरी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं था उधार प्रोवाइड करवाना। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको दूसरी चीज की नीड हो सकता है इसके पास ना हो, लेकिन इससे बोले कि वो किसी तीसरे को दे दे, उससे इसकी आवश्यकता की चीजें ये ले ले। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो इनके द्वारा क्या किया गया, वैल्यू ऑफ मनी तैयार की गई, यानी कि इस समय पे आपको पहली बार मनी का यूज देखने को मिलेगा। हालांकि ये मनी में कोई कॉइन्स और जो कि आपके नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इस समय पे जो इस तरीके के प्रिंटेड कॉइन्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्रिंटेड नोट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये कोई करेंसी नहीं होगी। लेकिन करेंसी के तौर पे, करेंसी के रूप में यूज किया जाएगा किन चीजों को, यहाँ पे गोल्ड को यूज किया, यानी गोल्ड के कुछ टुकड़े होंगे, सिल्वर के टुकड़े होंगे, कॉपर के टुकड़े होंगे, तो इन सभी को एज ए करेंसी यूज किया जाता है, यानी इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, इनके बदले में इनकी जो नीड की वस्तु होती है वो इनके द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी इकोनॉमी मूव किया करती थी। आई होप आपको इकोनॉमी के सिस्टम समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम की ओर, जिसमें सोशियो कल्चरल कंडीशन की बात करने वाले थे। यदि इनकी सोसाइटी की बात करते हैं तो इनकी सोसाइटी हमको 4 सेगमेंट में डिवाइड देखने को मिलती है, जिनमें ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज एंड आपको वैश्याज देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आपको शूद्राज देखने को मिलेंगे। यदि इनकी बात करते हैं तो इनमें एक हायरार्की सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एक हायरार्की सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, एक पदानुक्रम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यदि हम बात करें तो टॉप पर आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बाय बर्थ सुपीरियर हुआ करते थे, ऐसा इनके द्वारा जो कि वैदिक पीरियड में बोला गया था, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, आफ्टर दैट उनके बाद क्षत्रियाज आएंगे, जो कि अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे प्रोटेक्शन के रूप में। देन आपको वैश्याज देखने को मिलेंगे, जो कि एज ए ट्रेडर एंड मर्चेंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में शूद्राज हुआ करते थे, जो कि एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का इनका कास्ट सिस्टम था, जो कि एक दूसरे के द्वारा एक को सुपीरियर माना जाता था। इस तरीके की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपको एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। लेकिन ये तो थे, इनके अलावा एक ग्रुप और था, जो कि हमने आपको बताया था शुरुआत में कि हमने वैदिक पीरियड के दौरान उसको दस्युज के रूप में देखा था। लेकिन यहाँ पे ये दस्युज अब अनटचेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे लो कास्ट के रूप में जाना जाएगा, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी इनको छूना भी पाप समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे डेवलप हो। और यदि इन्हीं के साथ में हम अदर बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की, तो देखो किंग हुआ करते थे, और किंग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे कौन होते थे, ब्राह्मण्स होते थे। यानी कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मूव किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाएगा किनके थ्रू, ब्राह्मण्स के थ्रू। तो यही सारी की सारी पॉलिसीज को मेकिंग करेंगे, पॉलिसीज को बनाएंगे। ठीक है, जिसमें काफी रिजिड पॉलिसीज बनाया करते थे, जिसमें अगर बात करें हम तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ये कास्ट सिस्टम हुआ करता था, एक दूसरे के साथ बैठ के नहीं खा सकते थे, यानी खा पी भी एक दूसरे के साथ नहीं सकते थे। यानी कि ब्राह्मण सुपीरियर मानते थे अपने आप को क्षत्रिय से, क्षत्रिय सुपीरियर मानते थे अपने आप को वैश्य, यानी क्षत्रिय वैश्य के घर भोजन नहीं करेगा, वैश्य के साथ भोजन नहीं करेगा, वैश्य नहीं, वैश्य मतलब ट्रेडर्स होता है। ठीक है, तो इन ट्रेडर्स के साथ भोजन नहीं करेंगे, और जो ट्रेडर्स होंगे वो शूद्राज के साथ भोजन नहीं करेंगे। तो इस तरीके की कंडीशन इनके द्वारा इंपोज की जाती, या फिर कुछ जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो इस तरीके के रेगुलेशंस के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, वहीं यदि बात करते हैं अदर नेक्स्ट इनके पॉलिसीज की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और इनको इंटर कास्ट के अलावा मैरिज अदर कास्ट में अलाउड नहीं थी, यानी कि एक वैश्याज है तो वैश्याज से ही विवाह कर पाएगा, शूद्र है तो शूद्राज से ही विवाह कर पाएगा, क्षत्रिय है तो सिर्फ क्षत्रिय से ही विवाह कर पाएगा। इस तरीके की सिस्टम इनके द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, अगर इनके अलावा भी अदर पॉलिसीज की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई गई थी,
अपर क्लास को, उनको यूज करके ये अपनी लाइफ को वेल वर्स बना सकते थे, यानी अच्छी बना सकते थे, या फिर अपने मोक्ष की ओर प्राप्त हो सकते थे, ऐसा कह सकते हैं। जिसमें आपको 4 सेगमेंट दिखाई देंगे। पहला था आपका ब्रह्मचर्य, यानी कुछ आश्रम्स दिए गए, कुछ गाइडलाइंस दी गई, कुछ आश्रम दिए गए, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम था पहला, दूसरा आपको देखने को मिलेगा गृहस्थ आश्रम, और तीसरा था आपका वानप्रस्थ आश्रम, और उसी तरीके से चौथा आपका संन्यास आश्रम देखने को मिला। अब इन चारों के चारों आश्रम में इनकी लाइफ को डिवाइड कर दिया गया था कि आप इन आश्रम को बेस बना के अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे तो आप मोक्ष की ओर प्राप्त होंगे। जिसमें ब्रह्मचारी में बात करते तो इसको माना गया था 1 से लेकर 25 तक की एज को इसमें रखा गया था, ठीक है। तो ये एज मानी गई थी एजुकेशन की, यानी कि बच्चे को गुरुकुल वगैरह भेजा जाएगा। हालांकि उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स को ही इस समय पे टीचिंग्स अलाउड थी या लर्निंग अलाउड थी, ठीक है, उसके अलावा और किसी को अलाउड नहीं हुआ करती थी। तो इसमें से जो एजुकेशन मतलब 1 से और 25 साल के बीच में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको गुरुकुल भेजा जाएगा, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप चीजें, जैसे कि अब इस समय तो क्या होगा, बैटल्स के लिए आपको तरकीबें सीखेंगे, तीरंदाजी सीखेंगे, तलवारबाजी सीखेंगे, इस तरीके की चीजें सीखी जाती थी। वो एज रखी गई थी इनके द्वारा 1 से लेकर 25 तक। जो दूसरा इनका आश्रम था, जो दूसरी गाइडलाइन थी, उसमें था गृहस्थ आश्रम, यानी कि अब 25 से लेके आप 45 तक आप क्या कर सकते हो, आप गृहस्थी बसा सकते हो, आप बच्चे पैदा कर सकते हो, आप विवाह कर सकते हो, आप एक हाउस होल्ड की तरह अपनी लाइफ व्यतीत करोगे, एक फैमिली मेंबर की तरह आप अपनी लाइफ को व्यतीत करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट देखते हैं वानप्रस्थ आश्रम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 45 से लेके 60 तक अप्रोक्स आपको चीजें देखने को मिलेगी, ये 75 बोल सकते हैं, ठीक है, ये 25 से 50 मान लो, इस तरीके से कर लो, क्योंकि आजकल तो होता नहीं, लेकिन उस समय पर 100 ईयर्स जिया करते थे लोग या सर्वाइव करते, तो ये 50 से आपका 75 मान लो, 50 से 75, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली, जिसमें आप यानी कि ये 25 साल होंगे वो आप एज ए फैमिली या हाउस होल्ड की तरह आप जी सकते हैं। नेक्स्ट था आपका वानप्रस्थ, जिसमें फॉरेस्ट की बात की गई, यानी आप जंगलों में घूमो, आप मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो अपने आप को, और उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करो जो नहीं जानी गई है, या फिर अपने आप को जानने की कोशिश करो इसमें, और उन आइडियाज को फिर वापिस आके लोगों को प्रोवाइड करवाओ, ताकि वो अपनी जीवन शैली में उनको यूज कर सकते, अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो आपको अनुभव हुए हैं उनको प्रोवाइड करो, ठीक। और लास्ट हुआ करता था संन्यास आश्रम, जो कि आपका 75 से लेके आपका 100 के बीच में, जो कि आपकी मृत्यु तक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने संन्यास आश्रम, यानी कि 75 के बाद आपको संन्यास ले लेना चाहिए, आपको किसी तरीके की एक्टिविटीज होने, और आपको भजन भाव एक्सेट्रा चीजों में, प्रेयर्स जैसी चीजों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, और आप इसकी ओर मूव करें, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी सोसाइटी थी जो वेल वर्थ थी, यानी कि एक तबके के लिए तो काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाई गई थी, लेकिन दूसरे को उनके द्वारा सप्रेस किया गया या उनके साथ डिस्क्रिमिनेटीज की गई, ठीक है। अब आइए यहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिस को देख लें। तो हमने देखा था वैदिक पीरियड में हमको किस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिस दिखाई दी, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स हमें दिखाई दिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट की प्रैक्टिसेस थी गॉड को प्राप्त करने के लिए, सेक्रीफाइसेस दिए गए थे, यानी डिफरेंट टाइप के सेक्रीफाइस, यदि आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर सेक्रीफाइस था कि आप इसके बदले में आप ये प्रोवाइड करवाएंगे तो गॉड आपको ये चीज प्रदान कर देगा, ठीक है। इसमें हमको देखने को मिलता है, तो इन सभी चीजों के चलते लोग इससे डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं, ठीक है। और कई लोग वैदिक रिलीजन की ओर पढ़ने की सोचते हैं या मूव करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके चलते लोगों के द्वारा अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, इसको छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मूल कारण था इसमें डिफरेंट सेक्रीफाइसेस थे, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि नॉर्मल पीपल से फॉलो नहीं हो पाते थे, और उसको काफी रिजिड वे बना दिया गया था। जैसे वेदों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी नीचे के तबके को, या फिर जो लो कास्ट के लोग थे उनको। तो उन सभी ने क्या किया कि वो अब जंगलों की ओर मूव कर जाते, घूमने फिरने निकल जाते हैं अपने आप में, ठीक है। और वो इस थ्रेटफुल लाइफ से, इस सेक्रीफाइस वाली लाइफ से, और अपने आप को खोजते हैं, वर्शिप्स करते हैं, लोनली अपने आप को
तो मेडिटेट करते हैं, अलोनलेस गुजारते हैं अपनी जंगलों के अंदर, ठीक है, और सन्यास की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जब अलोन रह के अपना मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कुछ आइडियाज इनको प्राप्त होते हैं, कुछ ज्ञान इनको प्राप्त होता है। उस नॉलेज को ये जंगलों से वापस आके फिर लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। यदि इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल के रूप में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा महावीर जैन, जो कि इसी तरीके के एक लोगों में थे, यानी इनसे डिससेटिस्फाइड होके जंगलों में मूव करते हैं और फिर वहां पे अपने कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, अपने नॉलेज की प्राप्ति करते हैं और वापस सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी को वो सारी सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। उसी तरीके से अदर पर्सन की बात करते हैं तो वो आपको गौतम बुद्धा देखने को मिलेगा, वो भी इसी तरीके के सेक्रीफाइस से डिससेटिस्फाइड होके फॉरेस्ट की ओर मूव करेंगे और वहां पे अपना निर्वाण प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी कि जैनिज्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य बोलते थे और बुद्धिज्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे निर्वाण बोलते थे। तो इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, वापिस सोसाइटी में आते हैं और अपने आइडियाज को स्प्रेड करते हैं, बोलते हैं कि इस तरीके की जरूरी नहीं है आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए सेक्रीफाइस ही करना पड़े, कुछ चीजें विदाउट सेक्रीफिकेशन के भी आप अच्छी बनाई जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन आपने देखी, सोशियो कल्चरल कंडीशन देखी, साथ ही में हमने रिलीजियस प्रैक्टिस को देखने की कोशिश की, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिलीजन था वो निकल गया आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है डियर। अगर इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे